अब नेक्स्ट टॉपिक है आपका वेरिएशन ऑफ रेजिस्टेंस विथ टेम्परेचर। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। देखो अभी कैसे, जैसे आप रोड से जा रहे हैं अपनी बाइक लेके, कोई ट्रैफिक नहीं है, रोड शांत है, आप आराम से निकल जाएंगे। लेकिन अगर वही जाम का टाइम है, कोई गाड़ी इधर जा रही है, 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 तो आपको कैसे चलना पड़ेगा? अपनी बाइक को ऐसे 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 चलाना। तो आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी क्योंकि रुकावट है। अब देखिए, ऐसे ही कोई कंडक्टर है, उसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं। जब इसे हीटअप करेंगे, हीटअप करने से वाइब्रेशन बढ़ता है, ये सारे एटम मॉलिक्यूल अपनी जगह वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे। ये तो मैंने नीचे ऊपर दिखाया, चारों तरफ करेंगे वाइब्रेट। तो जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे उनको निकलने में दिक्कत होगी, तो करंट को भी प्रॉब्लम होगी, तो रुकावट पहले से ज़्यादा हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस increases with increase in temperature। किस लिए बढ़ जाती है? ड्यू टू इंक्रीज इन number of due to increase number of collisions of electrons and atoms। इलेक्ट्रॉन और एटम्स के बीच में कॉलिजन ज़्यादा होता है, एनर्जी वेस्ट होती है। तो रेजिस्टेंस सबसे कम, टेम्परेचर कम हो जाएगा तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस कंडक्टर का बढ़ जाएगा। तो अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस हम बिल्कुल जीरो कर दें, टेम्परेचर बहुत कम कर दें, माइनस में ले जाएं, तो रेजिस्टेंस जीरो भी कर सकते हैं। तो जितने भी आपके सुपर कंप्यूटर्स वगैरह होते हैं उनमें कंडक्टिविटी हाई रखने के लिए टेम्परेचर को बहुत लो रखा जाता है, ताकि करंट बहुत तेज़ी से चले। वहाँ बहुत फास्ट डिसीजन लेने होते हैं, सेकंड से भी कम सेकंड्स में, माइक्रो सेकंड्स में, नैनो सेकंड्स में। आपने मिसाइल प्रोजेक्ट करनी है, दूसरे एनिमी कंट्री ने आपके ऊपर ज़ोर से फेंक दी, आपको उससे पहले फेंकनी है, तो आपका कंप्यूटर सिस्टम बहुत फास्ट होना चाहिए। तो कंडक्टिविटी उसकी बिल्कुल हाई होनी चाहिए और रेजिस्टेंस कम होना चाहिए, ताकि वायर्स के थ्रू मैसेज धड़ाधड़ जा सके। तो जितने भी सुपर कंप्यूटर वगैरह होते हैं उनको बहुत लो टेम्परेचर में चलाया जाता है। तो इसका एक फार्मूला है, रेजिस्टेंस एट ज़ीरो, ऐसे मान लेते हैं R0। अब थोड़ा गर्म किया इसको, तो रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस कितना हो गया? RT। तो बेटा RT इक्वल टू हो जाता है R0 प्लस R0 अल्फ़ा। इतना ये पहले से बढ़ जाएगा, तो RT इक्वल टू R0 कॉमन हो जाएगा, तो 1 प्लस अल्फ़ा T। तो इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा RT माइनस R0 अपॉन R0 इंटू T। इसको बोलेंगे अल्फ़ा जो है आपका, ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस।
इसकी डेफिनेशन हो जाएगी, इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डेफिनेशन इट इज चेंज इन पर यूनिट रेजिस्टेंस, पर यूनिट रेजिस्टेंस बाई पर डिग्री राइज और फॉल इन टेम्परेचर। इट इज चेंज इन पर यूनिट रेजिस्टेंस बाई पर डिग्री राइज और फॉल इन। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, 1 डिग्री कम होगा तो रेजिस्टेंस कम होगा। 1 मिनट का टाइम है, आप इसको नोट कर लीजिए। जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो ऑब्वियस है कि रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। रेजिस्टिविटी also increases with increase in resistance, also increases with increase in temperature, resistivity also in। तो ऐसे भी कह सकते हैं रो टी इक्वल टू रो 0 1 प्लस अल्फा टी, ऐसे भी बोल सकते हैं। तो अल्फा इक्वल टू रो टी माइनस रो 0 अपॉन जब टेम्परेचर के साथ रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो टेम्परेचर के साथ रेजिस्टिविटी भी बढ़ेगी। नेक्स्ट है आपका इलेक्ट्रिक एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी कह देते हैं। इट इज द capacity of doing work by an electric एनर्जी इक्वल टू VIT होता है। V इक्वल टू IR होता है तो ये I स्क्वायर RT हो जाएगा।
या वी स्क्वायर बाई आर अपॉन इंटू टी। जैसा डाटा गिवन होगा उसी हिसाब से हम न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लेंगे। इलेक्ट्रिक पावर, पावर क्या होता है? रेट ऑफ डूइंग वर्क। टाइम कम लगना चाहिए और काम ज़्यादा होना चाहिए तो पावर ज़्यादा होगी, और टाइम ज़्यादा लग रहा है, काम कम है तो पावर कम होगी। इट इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क बाई एन इलेक्ट्रिक करंट। तो पावर इक्वल टू क्या होगा? टाइम सब में से हट जाएगा, वी आई स्क्वायर आर इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन ये कोई रेजिस्टेंस है और इससे ये सेल कनेक्टेड है, यहाँ पर की लगी हुई है और सेल का ईएमएफ कितना है? ई। करंट कितना फ्लो कर रहा है? आई। जैसे कोई आप मार्केट से सेल खरीदते हैं, चाहे छोटी छोटी घड़ियों में पड़ने वाला सेल है, वॉच में, या अपनी क्लॉक चल रही है घड़ी बड़ी वाली वॉल क्लॉक, उसमें सेल पड़ता है, या टॉर्च में सेल पड़ता है। तो सेल किस शेप में होता है? सेल आपका ऐसे होता है, पेंसिल सेल, ये लंबाई में ऐसा होता है। इसकी बॉडी नेगेटिव होती है और पॉजिटिव होती है। तो सेल खरीदेंगे, सेल के ऊपर लिखा होगा 1.5 वोल्ट। ये क्या हो गया? इसका ईएमएफ। तो अभी क्या है, मतलब ये चालू नहीं है, इस पर कोई लोड नहीं पड़ रहा। तो एक टर्म यूज होता है की क्लोज। की क्लोज का मतलब ये ऑन है और की ओपन का मतलब ये ऑफ है, उल्टा होता है। तो आप देखो अभी की ओपन है तो इसमें से कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, कुछ भी नहीं हो रहा, तो सेल की पूरी पावर है। जैसे आपने रात में बढ़िया से खाना खाया, सो गए, सुबह उठे बिल्कुल फ्रेश हैं, मस्त, फिर ज़बरदस्ती वाली बात है, स्कूल जाना ही पड़ेगा, पेरेंट्स ने डांटा, उठ 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 भाई उठ। उठा, फ्रेश हुआ, नहाया धोया, अब स्कूल गए, लंच किया, थक गए।
तो अब बैटरी कैसे हो गई, डाउन हो गई। सवेरे उठे थे वो क्या था, ईएमएफ, और शाम तक 8-9 बजे बैटरी डाउन। अब कौन होमवर्क करे, कौन पढ़ाई करे, दिक्कत हो जाती है, हमें भी होती थी। तो अब बैटरी डाउन हो गई। तो सवेरे सवेरे जो था वो फुल चार्ज था जब मॉर्निंग में उठे थे, और अब पहले से कम हो गया। तो ईएमएफ का मतलब अभी कुछ भी इसकी ताकत का प्रयोग नहीं हुआ, एनर्जी कंज्यूम नहीं हुई, उसे क्या बोलते हैं, ईएमएफ, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इट इज द थोड़ा और नीचे लिखता हूँ, ये आप लोग रीडेबल नहीं होता। EMF, electromotive force. It is the terminal voltage of cell in an open circuit. ओपन मतलब अभी कुछ भी लोड नहीं है इसके ऊपर। और ऐसे भी कह सकते हैं, और इट इज रिक्वायर्ड वर्क डन टू ब्रिंग ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज from positive terminal to negative terminal, ऐसे भी कह सकते हैं। और भी होती है मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस, काफ़ी डेफिनेशन हो सकती हैं, 2 काफ़ी है, 1 भी काफ़ी है। अब इसके अंदर की मैंने डाल दी, चालू कर दिया, अब आई करंट फ्लो कर रहा है। अब ये सेल करंट को बनाता है, तो सेल के अंदर एक इंटरनल रेजिस्टेंस होता है, यानी सेल के अंदर खुद ही रेजिस्टेंस है। तो जैसे जैसे अब सेल पुराना होता चला जाता है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बढ़ता चला जाता है और करंट कम होता चला जाता है। इसीलिए कोई सेल आपका 1-2 साल नहीं चलता, घड़ी में डालेंगे 1-2 महीने में जो भी टाइम है, उसके बाद वो सेल वीक हो जाएगा। सेल वीक होने का मतलब क्या हो गया, अब उसका इंटरनल रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, अब ये करंट बाहर दे ही नहीं सकता। उसे क्या बोलते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस। इट इज़ द सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस है, इट इज़ द अपोजिशन ऑफर्ड, जो अपोजिशन होता है, इट इज़ द अपोजिशन ऑफर्ड बाय इलेक्ट्रोलाइटिक मटेरियल, electrolytic material of cell inside. It is opposition offered by electrolytic material of cell. सेल के अंदर जो रेजिस्टेंस होता है उसे बोलते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस। अब देखो आई करंट जा रहा है और ये सेल का ईएमएफ कितना है, ई। तो यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, आई इंटू स्मॉल आर। यहाँ वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, आई इंटू कैपिटल आर। तो आप कह सकते हो टोटल वोल्टेज ड्रॉप कितना हो गया, आई स्मॉल आर प्लस आई इंटू कैपिटल आर। तो ई इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई कॉमन ले लिया, आर प्लस आर। तो आई इक्वल टू कितना हो जाएगा, ई बाई आर प्लस आर। इसको बोलते हैं सर्किट इक्वेशन। सर्किट
यानी करंट क्या होता है, वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस। तो वोल्टेज कितना है ई और टोटल रेजिस्टेंस कितना है आर प्लस आर। इसको नोट कर लीजिए आप। कोई डाउट हुआ करे तो कमेंट सेक्शन में बताया करो। ये था आपका E इक्वल टू आई आर प्लस आई आर। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं E इक्वल टू आई आर प्लस वी। तो V इक्वल टू ई माइनस आई आर। ठीक है ना। इसको बोलते हैं टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस। सेल्स इन सीरीज। ये सबको, ये दो सेल्स सीरीज में लगे हैं। सीरीज में कब लगे होते हैं, इसका नेगेटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्ट होना चाहिए। ठीक है ना, ये ध्यान रखना है। लेट अस कंसीडर cells of EMF E1 and E2 इंटरनल रेजिस्टेंस कितना कितना है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1 एंड R2 are connected in अब यहाँ पर ड्रॉप कितना है, सपोज वोल्टेज ड्रॉप V1 और यहाँ पर कितना है V2। तो V इक्वल टू क्या था, E माइनस आई आर। तो V1 इक्वल टू E1 माइनस आई आर 1। V2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, E2 माइनस आई आर 2। तो V1 प्लस V2 E1 प्लस E2 हो गया, ये एडअप हो जाएगा, माइनस आई R1 प्लस
ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया V। तो V इक्वल टू E1 प्लस E2 माइनस I R1 प्लस। तो अगर ये मान लें टोटल EMF कितना है E और टोटल रेजिस्टेंस कितना है R। अब कंपेयर कर दो। अब यहाँ चलते हैं। E इक्वल टू E1 प्लस E2 हो जाएगा और R इक्वल टू कितना हो जाएगा R1 प्लस, इसको R ले लो। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा E बाई R। तो ये हो जाएगा E1 प्लस E2 अपॉन R1 प्लस, यानी सीधा सही बात है टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। और अगर इसके साथ कोई रेजिस्टेंस और लगा होता R, तो ये फार्मूला क्या हो जाता है आपका, क्या था अभी निकाला था ना सर्किट इक्वेशन हमने, I इक्वल टू E बाई R प्लस R। तो इसमें क्या होता है आपका प्लस R और एड अप हो जाएगा। I इक्वल टू क्या हो गया टोटल EMF अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। जैसे सपोज ये सेल जो है ये 3 वोल्ट का है और 3 वोल्ट का है, तो 3 और 3 कितना हो जाएगा 6। अब रेजिस्टेंस ये मान लो 1 1 है, तो 1 प्लस 1, ये बाहर वाला 2 है तो प्लस 2, तो कितना आ जाएगा 6/4, 1 पॉइंट इस तरह से।
cells in parallel. सपोज दो सेल्स आपके पैरेलल में लगे हुए हैं, एक का EMF E1 है, इंटरनल रेजिस्टेंस R1, एक सेल लगा हुआ है E2, इंटरनल रेजिस्टेंस R2, और ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस R से कनेक्टेड है। तो यहाँ पे वोल्टेज ड्रॉप कितना होगा, करंट अलग अलग जाएगा इसमें I1 और यहाँ I2, टोटल करंट कितना है I। तो I1 इक्वल टू कितना हो जाएगा, I1 इक्वल टू हो जाएगा आपका E माइनस V अपॉन R। हमारा इक्वेशन था ना, I इक्वल टू क्या था, E बाई R प्लस R। इसको कह सकते हैं E इक्वल टू आई आर प्लस आई आर, E इक्वल टू आई आर, इसको कह सकते हैं वोल्टेज ड्रॉप। तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा, V E माइनस V अपॉन R। तो E माइनस V अपॉन I2 इक्वल टू कितना हो जाएगा, E2 V अपॉन R2। ये I1 आ गया और दूसरा I2 आ गया। क्योंकि वोल्टेज कैसे हैं दोनों पैरेलल में, ये भी पैरेलल में, ये भी पैरेलल में, वोल्टेज कैसा रहता है पैरेलल में हमेशा सेम। तो टोटल करंट कितना हो जाएगा, I इक्वल टू I1 प्लस I2, I1 प्लस I2 ऐड कर दो, E1 माइनस B अपॉन R1 प्लस E2 माइनस B अपॉन R2। तो I1 इक्वल टू कितना आ जाएगा, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 एक तरफ हो जाएगा, माइनस V 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2। तो I E1 R2 प्लस E1 R1 अपॉन R1 R2 एलसीएम हो गया, माइनस V, ये हो जाएगा आपका R2 माइनस R1 अपॉन R1 R2। अब I इक्वल टू क्या है आपका, ये आपका करंट आ गया। अब क्या करेंगे आप, ये B निगेटिव है, तो V R2 माइनस R1, सॉरी प्लस था नहीं तो, अपॉन R1 R2, इधर लाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा। ऐसे भी छोड़ो इसको, तो ये कंबाइंड, एक तो कंबाइंड EMF आ जाएगा इससे, और ये कंबाइंड रेजिस्टेंस आ जाएगा, कंबाइंड रेजिस्टेंस। और I इक्वल टू क्या होता है, E बाई R प्लस R। तो टोटल EMF ये ले लेंगे, इंटरनल रेजिस्टेंस ये ले लेंगे, और R जो बाहर लगा हुआ है।
इसमें अगर आप देखें तो EMF इक्वल टू कितना हो जाएगा, E2R2 प्लस E1R2 प्लस E1R1 अपॉन R1 प्लस R2, और रेजिस्टेंस आ जाएगा आपका R1R2 अपॉन R1 प्लस। अब EMF मालूम है आपको, और रेजिस्टेंस मालूम है, तो इस फॉर्मूला में पुट करके वैल्यू निकाल सकते हैं। वो आपको न्यूमेरिकल्स में मैं बता दूंगा। अब इसमें दो छोटी छोटी चीज़ें बची हैं, एक किरचॉफ्स लॉ और एक हीट स्टोन ब्रिज। ये मैं आपको अगली क्लास में करा दूँ।